हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल टी आर जी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान। किस पे बात करेंगे दोस्तों? सामाजिक विज्ञान का इतिहास, जो कि है हमारा अध्याय नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। बात कर रहे थे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये हमारा है भाग 2। ठीक है, भाग 2 है। और जो दोस्तों भाग 1 नहीं देखे ना, वो जाके भाग 1 देख लेना पहले। ठीक है, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा वहां पे। पहले भाग 1 देख लीजिएगा, भाग 2 अभी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाग 1 का, आप वहां से जाकर के भाग 1 देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पूरी तरह क्लियरिटी आ सके दोस्तों। बात करते हैं, देखिए ये हमारा कल कर चुके थे ये सब। कल हम लोगों ने ये सारा पार्ट 1 में कर चुका था। आज बात करेंगे इस पे, है ना, चर्चा करेंगे। देखते जो टकटकी लगा के, तो वीडियो को अंत तक टकटकी लगा के अवश्य देखिएगा, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत समस्या आए ना, तो कमेंट कर लेना, है ना। देखिए बात करने वाले थे हम लोग रैयतवाड़ी पे। कल बात कर चुके थे दोस्तों, किस पे कल बात कर चुके थे? महलवारी बंदोबस्त में। किसमें बात किए थे? देखिए थोड़ा सा फिर से रिविजन करते हैं लास्ट वाला को, ताकि क्लियर हो सके पूरी तरह। देखिए तो बात करते हैं महलवारी बंदोबस्त में, जिसमें क्या है, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसकी कंपनी को दान करने का जिम्मा जिम्मेदार को जिम्मेदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। मतलब क्या, जो पहले किसको दिया गया था? तो जिम्मेदार को दिया गया था कि तुम भाई साहब कर वसूल करो और मुझे सौंप दो। क्यों कहा था? अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वही जिम्मा आपकी जिम्मेदार को नहीं, बल्कि मुखिया को दे दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं महलवारी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग महलवारी बंदोबस्त कहते हैं। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या बात करेंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। देखिए टकटकी लगा के देखना, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो बात करते हैं ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू कर दी। जहां स्थायी बंदोबस्त थी, वहां पर भी नई व्यवस्था लागू कर दिया गया, जिसे रैयतवाड़ी यानी कि रैयतवाड़ी का नाम से जाना जाने लगा। देखिए रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो दक्षिण वाला पार्ट है, उसमें परंपरागत जमींदार नहीं थे ऐसा लगता था उनको। इसलिए उन्हें सीधे किसान यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पड़ोसियों के जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनरो का मानना था कि, किसको? मुनरो एक प्रजाति है। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। पिता की भांति पिता बनने के भरोसे उनकी रक्षा करनी चाहिए किसानों को, ना कि लूटना चाहिए। ये कहना था किसानों का, भारतवासियों किसान का। अब बात करते हैं यूरोप के लिए फसलें। क्या बात करेंगे? अब कैसे कैसे फसल उत्पादन होने लगा, देखिए। बात करते हैं 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील, किसकी? अफीम और नील की खेती पर जोर दिया। कौन दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किस पर? भारत के लोगों से ही खेती करवाता था। कब? तो 18वीं सदी में। देखिए इसके बाद अन्य फसलों जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत वर्तमान यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ना स्पेशलिस्ट तैयार करवाने लगा। कौन? अंग्रेज। याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं, देखिए थोड़ी मेरी गला आज खराब है क्योंकि मुझे, तो बात करेंगे अब भारतीय नील की मांग क्यों थी। जो भारत का नील था, उसकी मांग बाजारों में क्यों थी, ज्यादा डिमांड क्यों था उसका। देखिए बात करते हैं एक एक करके पॉइंट में, ठीक है। देखिए बात करेंगे नील का पौधा। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाई जाती है। जो हमारे भारत प्रसिद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे पाया जाता है। तेरह 13वीं सदी तक इटली कब 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटिश के कपड़ा उत्पादन, कपड़े की रंगाई के लिए, किसके लिए? कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत बड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंच थी। बहुत ही बड़ा मात्रा में बाजार में पहुंच था, किसके? यूरोपीय बाजार में जो भारत का नील था उसका। यूरोप में लोग कपड़े को रंगने वालों रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जो भारत के नील था उससे। इसलिए भारतीय नील की मांग
बहुत ज्यादा थी। दोस्तों क्लियर हो चुका। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 18वीं शताब्दी के आखिर तक। कब? 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, मतलब और ज्यादा डिमांड होने लगा भारत के जो क्या है, भारत के नील जो है उसका। ब्रिटिश में औपनिवेशिक कारण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की राई की मांग और तेजी से बढ़ने लगा। कहाँ पे? यूरोप में बाजारों में, ठीक है, ब्रिटिश वाले इलाकों में, ठीक है। बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। कहाँ पे? याद रखिएगा। तो बंगाल में कौन करवाता था ये सब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज करवाता था। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। दुनिया के बाजारों में छा गया था, एडवर्टाइज पूरा प्रचार हो गया था। बात करते हैं 1778 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा आयात किए गए नील। जो आयात किया था नील यानी कि आयात किया गया नील था, जो मंगाया था अपने देश से। देखिए बात करते हैं आयात किया गया नील भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% ही था। जो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज अपने देश से मंगाया था नील को, वो भारत का सिर्फ 30% हिस्सा था। अगर 10 रुपए का नील भारत वाला है तो 30 पैसा का ही, 3 रुपए का ही नील यूरोप वाला है, ऐसा था। बात करते हैं 1810 में। कब बात करेंगे दोस्तों? बात करते हैं 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% था। जो भारत का हिस्सा था, भारत का नील था, वो 95% था। देखिए ये हमारे नील की फोटो दिखा रहा हूँ आप सबको, देख सकते हैं, है ना। यही हमारी नील है जो कपड़ों में सबसे ज्यादा चमक लाने वाला है। करते हैं अब बगान। किसी बारे में बात करें दोस्तों? बगान के बारे में। देखिए एक विशाल खेत जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। याद रखिएगा, क्या करता था? जबरन काम करवाता था बहुत सारे लोगों से। इसमें कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि का उत्पादन किया जाता था इसमें। तो ये बगान की बातें, इसमें बगान लगाया जाता था। अब बात करते हैं गुलाम। क्या बात है? गुलाम यानी कि कैद, गुलामी की जिंदगी। देखिए बात करेंगे एक एक पॉइंट करके विस्तार से, है ना। देखिए ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की स्थापित होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती। जो गुलाम होता है उसके पास कोई भी आजादी नहीं होता है, अपने मन की मर्जी नहीं कर सकता। जब तक मालिक उसे जो करने का ना कहे वो नहीं कर सकता है, और उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। वो मालिक का ही काम करेगा, ठीक है, दूसरा काम नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1 देखिए, बात करते हैं दास, नौकर। जिसे दास हम लोग नौकर बोल सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के मुगल वंश की नींव ढाली नींव ढाली। दूसरी बात करते हैं ताश का एक पत्ता जिस पर गुलाम का चित्र बना होता है। ताश का एक पत्ता जिस पर गुलाम का चित्र बना होता है, जैसे पान का गुलाम। ये सब देखा होगा आपने, ताश के पत्तों पर जिसमें गुलाम का चित्र बना हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए टकटकी लगा के देख रहे हैं, मजा आ रहा है? अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कर लेना है, ठीक है। ये देखो आप सब, क्या ये देखिए नील की खेती हो रही है। क्या की नील की खेती हो रही है? बात करते हैं, देखिए नील की खेती कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं थोड़ी। भिन्न भिन्न स्थानों में नील की खेती भिन्न भिन्न ऋतुओं ऋतुओं में और भिन्न भिन्न रीति से होती है। कहीं तो फसल 3 ही महीने तक खेतों में रहते हैं और कहीं 8 महीने तक रहते हैं। जहाँ जहाँ पौधे बहुत दिनों तक खेत में रहते हैं वहाँ उनसे कई बार कटकर पत्तियां आदि ली जाती है और ले जाती है। पर अब फसल को बहुत दिनों तक खेत में रखने की चाल उठती जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या है, तो रैयत व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा कह सकते हैं इसको। इसके बारे में गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरह से समझौता करने के लिए संबंध कर बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील लगाने के लिए कम ब्याज दर पर लगाना मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। बगान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे। मकान मालिक जो था जो बगान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे किसके? नील की, ठीक है। जबकि मिट्टी को
तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने की जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। किसके ऊपर? तो काश्तकारों के ऊपर, वही देखभाल करते थे सारे इन चीजों को। ठीक है, काश्तकार वो देखभाल करते थे। बात करते हैं अब बीघा, जमीन के बारे में होता है बीघा। ठीक है, देखिए बीघा के बारे में बात करते हैं। जमीन की एक माप है, जो बीघा है ना बेटा, वो जमीन की एक माप है। 1 बीघा 2 बीघा ऐसा होता है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। जो बीघा का आकार जो है वो अलग अलग होता था, जगहों पर बात करता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तक कर दी थी। नील विद्रोह, अब आता है नील विद्रोह। 1859 में नील विद्रोह हुआ था। 1859 में नील विद्रोह, बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दी थी। ठीक है, जैसे से विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिक को क्या किया? बागान मालिक को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। रैयत ने कसम खा ली रैयत ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेने और ना ही बागान मालिक के लाठियों या लाठीधारी डंडों से डरता है। नहीं लेगा, नहीं करेगा, ऐसा हो गया। तो दोस्तों यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।